को ढूंढने में मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, न जाने कितने पापों पर पड़ना पड़ेगा। इन दो पापों को ढूंढने में मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, न जाने कितने पापों पर पड़ना पड़ेगा, मुझसे नहीं कहा जाएगा। आप बस इतना समझ लें, आंगन में बंधी मैं भैंस को दुहूंगा तो बाहर किसी महाजन द्वारा मुझे दुहा जाएगा, मुझे दुहा जाएगा। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। आ जाओ, अब एक गधे की कविता सुने आप। नहीं, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने गधे पे कविता लिखी, वो मैं आग्रह कर रहा हूँ कि गधे की कविता सुनिए अब आप। नहीं, वो मैंने गधे को सुनाई है और खिचड़ी सुने। स्वागत, आप भी सुने। वो बहुत अच्छी रचना के लिए अली भाई ने हमें सारा किया है। स्वागत। ये रचना तो इस तरह की है कि ये मेरी कवि जीवन के, मैं बड़ा पुराना कवि हूँ, बहुत दिनों बाद निकला हूँ घर से बाहर। सही बात ये है, मैंने घर में बहुत आराम किया है। आराम की जिंदगी थी, अपनी स्टेट बैंक में नौकरी करता हूँ। मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा बैंक स्टेट बैंक में ध्यान आया, नोटों गिनता हूँ और करता क्या लिखूंगा मैं, नोटों के बीच में रहता हूँ, इसलिए मैं मंचों में नहीं आता। मंच में भी लोग नोटों के लिए आते हैं। लेकिन मैं दिन भर, मैं सही बता रहा हूँ, नोटों में गिरा बैठा रहता हूँ। तो वहां से रचना उठाता हूँ नोटों से कि 500 के नोट पर बापू का चित्र और 1 रुपए के डाक टिकट पर गांधी जी का चित्र, अगर आपने देखा हो, न देखा हो मैं बता दूंगा कैसा है वो। 500 के नोट पर बापू का चित्र और 1 रुपए के डाक टिकट पर गांधी जी का चित्र, इन दोनों चित्रों में एक विचित्र संबंध है कि 1 रुपए के डाक टिकट पर बापू का मुंह बंद है। इन दोनों चित्रों में एक विचित्र संबंध है कि 1 रुपए के डाक टिकट पर बापू का मुंह बंद है और 500 के नोट पर मुस्कुराता हुआ खुला है। इससे मुझे एक बिल्कुल नया संकेत मिला है कि दरअसल बापू की आत्मा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहती है, पर डाक व्यवस्था के बारे में चुप रहना चाहती है। क्या बात है। तो मैं आपको बताऊं कि पुराना कभी इस तरह का हूं कि मैं बहुत टीनेज से कब करने लगा था, अब 50 क्रॉस करके मैं आपके सामने आ पाया हूँ। बड़े कई कारण रहे उसके, तो उसमें कई अनुभव हुए हैं। अनुभव ये हुए कि जैसे मैं तो सुनाने को तैयार रहता हूँ, लेकिन सुनने को तैयार कम लोग। भगत सिंह जी बुरा मत मानना, जिस तरह से आज आप व्यवहार पाए हैं, मैंने जाने कितनी मंचों में मैं उठ हुआ हूँ और इसलिए मैं घर बैठ गया, मेरे बस की है। लेकिन तड़प रही, सुनाने की तड़प रही, तो मैंने क्या क्या किया मैं बताता हूँ आपको। कि मुझे अक्सर ऐसा चाय जरूर लो, और सही मौके पे आप लाए, क्योंकि मैंने गधे को कविता सुनाई है तो आपको भी बताइए। गीता में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तुम चापी अहम चापी, तुम भी चाय पियो हम भी चाय पियो, और तुम कविता सुनाओ। कोई बात तो ठीक है, आप लोग उधर ध्यान दें, चाय पे ध्यान दें। बात मैं बताऊं क्या है, मंच पे चाय आना श्रोता का ध्यान बटाती है, क्योंकि वहां तो पहुंची नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी कहाँ है? चलो छोड़ो, आप करता है छोड़िए साहब। मुझे अक्सर, मैं सुना रहा हूँ साहब, कोई करता सुना, वो जो गधे की डिमांड हुई है, मुझे अक्सर अपनी रचनाओं के लिए श्रोताओं का टोटा पड़ जाता है, क्योंकि इस मामले में मेरा शहर मैनपुरी तो छोटा पड़ जाता है। वाकई में छोटा शहर छोटा पड़ जाता है। इस शहर की विशेषता है कि यहाँ हर व्यक्ति मुझे पहचान गया है और मेरे कवि रूप को जान गया है, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ हर आदमी मुझसे नजरें चुराता है। उम्र में बड़ा होता है तो व्यस्त हो जाता है, और छोटा तो मुझे देखकर ही इधर उधर हो जाता है। तो इसी प्रकार एक बार
मैं अपनी एक नई रचना के लिए श्रोता की तलाश में व्याकुल फिर रहा था कि मैंने देखा कि घर के पड़ोस के मैदान में एक गधा अकेला घास चल रहा था। अंदर जी आप बैठ लें। अकेला घास चरने वाला गधा कि मैंने देखा। इसी प्रकार एक बार मैं अपनी एक रचना के लिए श्रोता की तलाश में व्याकुल फिर रहा था कि मैंने देखा कि घर के पड़ोस के मैदान में एक गधा अकेला घास चल रहा था। मैं चिल्लाया, मिल गया, और तेजी से उसकी ओर लपका। गधा मुझे आता देखकर पहले तो ठिठका, फिर अपने कान फड़फड़ाने लगा, बार बार अपना सिर झुकाने लगा। मैं प्रसन्नता से पूरा नहीं समा रहा था कि चलो कोई तो मिला जो इस जमाने में मेरे जैसे कवि को श्रद्धा दिखा रहा था। मैंने उस गधे को ही अपनी पूरी रचना सुनाई और शायद उसकी समझ में हर पंक्ति आई, क्योंकि हर पंक्ति के बाद उसने खिचड़ी जी जैसी गर्दन हिलाई। खिचड़ी जैसी गर्दन हिलाई, अपनी गर्दन हिलाई। गधे को कविता सुनाकर और धन्यवाद देकर मैं वहां से जाने लगा। अभी मैं गया था, धन्यवाद देकर वहां से जाने लगा, लेकिन वह गधा मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने सोचा कि शायद, जैसे खिचड़ी जी को अभी पसंद आई, मैंने सोचा कि शायद इसको रचना बहुत पसंद आई है, ये कुछ और भी सुनना चाह रहा है, इसलिए मेरे पीछे आ रहा है। एक साइकोलॉजी जो समझी, मुझे लगा कि शायद ये कुछ और भी सुनना चाह रहा है, इसलिए मेरे पीछे आ रहा है, इसलिए मेरे पीछे आ रहा है। मैंने रुककर अब की बार उसे एक साथ 3-4 रचनाएं सुनाई और जाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन वो श्रीमान उतनी तेजी से मेरे पीछे आए। गधे के कविता प्रेम को देखकर मैं तंग हो रहा था, लेकिन उसके पीछा करने से तंग हो रहा था। गधे के कविता प्रेम को देखकर मैं तंग हो रहा था, लेकिन उसके पीछा करने से थोड़ा तंग हो रहा था। बिल्कुल उल्टा मामला था, और मैं तो आश्चर्य में डूबा था कि एक कवि होकर भी मैं श्रोता से उबा था। एक श्रोता कवि से उबा तो अलग है, एक कवि होकर भी मैं श्रोता से उबा था। संयोगवश गधे का मालिक उसे ढूंढता हुआ आया और उसने सारी बात जानकर मेरा आश्चर्य मिटाने की जगह और बढ़ाया। उसने कहा, भाई साहब, बात दरअसल ये है कि मेरा एक गधा भी कविता करता है। बात दरअसल ये है कि मेरा ये गधा भी कविता करता है। झुंड का हर गधा इससे डरता है। ये बेचारा आपकी तरह अकेला अकेला मारा मारा फिरता है, और आप तो इस पर इतना बड़ा जुर्म ढा रहे हैं कि अपनी सुनाती और इसकी सुनी बनाई है। संयोगवश गधे का मालिक उसे ढूंढता वहां आया। उसने सारी बात जानकर मेरा आश्चर्य मिटाने की जगह और बढ़ाया। उसने कहा, भाई साहब, बात दरअसल ये है कि मेरा एक गधा भी कविता करता है। झुंड का हर गधा इससे डरता है। ये बेचारा आपकी तरह अकेला अकेला मारा मारा फिरता है, और आप तो इस पर इतना बड़ा जुर्म ढा रहे हैं कि अपनी सुनाती और इसकी सुने बनाई जा रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मैंने मनी मन सोचा कि इसने गधा होकर भी मेरी लंबी लंबी रचनाओं को बड़ी तन्मयता के साथ झेला है, और मैंने अनजाने में ही सही इसकी भावनाओं के साथ खेला है। अपने विचार पर मैं मन ही मन शर्माया, और फिर उस गधे से उसकी पूरी रचना सुनकर आया। उसकी हर ढेंचू ढेंचू में अपने वाह वाह का सुर मिलाया। गधे की पूरी रचना सुनकर आया, उसकी हर ढेंचू ढेंचू में अपनी वाह वाह का सुर मिलाया, और मिले सुर मेरा तुम्हारा का अर्थ पहली बार समझ में आया। मिले सुर मेरा तुम्हारा का अर्थ पहली बार समझ में आया। अब हमारा यह रोज का क्रम हो गया है, और कविता के मामले में वह गधा ही मेरा सच्चा दोस्त और हमदम हो गया है। जब वह कविता सुनाता है तो मैं सिर हिलाता हूँ, जब मैं कविता सुनाता हूँ तो वो सिर हिलाता है। और ये सच है कि दोनों में से कोई किसी की भाषा को नहीं समझ पाता, कि दोनों में से कोई किसी की भाषा को नहीं समझ पाता है, लेकिन
यह भी तो एक सच है कि कविता एक पीड़ा है और पीड़ा का भाषा से क्या नाता है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। यह भी तो एक सच है कि कविता एक पीड़ा है और पीड़ा का भाषा से क्या नाता है। अगर कहीं ऐसा होता, पीड़ा का भाषा से नाता, अगर कहीं ऐसा होता तो क्या सीता के विरह में व्याकुल राम खग मृग मधुकर सैनिक के सामने अपना रोना रोता। ये कवि की व्याकुलता है, वो राम की व्याकुलता थी। अगर कहीं ऐसा होता तो क्या सीता के विरह में व्याकुल राम खग मृग मधुकर सैनिक के सामने अपना रोना रोता। मुझे विश्वास है कि हमारी ये दोस्ती चलती रही, अंदर जी हमारे अगर ये दोस्ती चलती रही तो वह दिन भी आएगा जब हम में से प्रत्येक एक दूसरे की भाषा को पूरी तरह समझ जाएगा, पूरी तरह समझ जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी आज व्यंग की रचनाएं आपने सुनी। व्यंग को समझना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होती है, आपने बखूबी समझा है। थोड़ा सा टिपिकल होता व्यंग समझना। एक मुर्गी ने रंग बिरंगे अंडे दिए, तो मुर्गा कह रहा है देखा, उसने पिस्तौल उठाई, जंगल गया और मोर की हत्या कर दी। आप समझ जाएंगे मामला व्यंग में ऐसे ये व्यंग होता। मुर्गी ने रंग बिरंगे अंडे क्यों दिए, असली कारण जान पड़ा और मोर की हत्या कर। तो एक मैं नया प्रयोग कर रहा हूँ, फिर से एक डॉक्टर को आवाज देता हूँ। और देखो डॉक्टर भी धार्मिक होते हैं हमारी तरह। मैं बहुत धार्मिक हूँ, डॉक्टरों के बहुत निकट रहता हूँ। मुझे एक कवि ने कहा खिचड़ी तुम गीत नहीं लिख सकते। हमने कहा क्यों नहीं लिख सकते? मैंने कहा कारण बताओ। तो उन्होंने कहा भैया गीत दर्द से लिखा जाता, गीत ऐसे नहीं लिखा जाता। तो हमने कहा दर्द उठने दो। अगर यही शर्त है तो दर्द उठने दो, तो दर्द उठेगा तो खुदा कसम गीत भी निकल पड़ेगा। पर गीत कैसा होता हमें बताओ तो सही। तो उन्होंने हमको बताया, 4 लाइन कह के उन्होंने बताया गीत ऐसे शुरू होता है, गीत में ये मुक्तक कहे जाते हैं। उन्होंने ये सुनाया कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अच्छा इस पे आपने कम ताली बजाई तो ठीक किया, मेरा था ही नहीं है। ये अपनी कविता थोड़ी थी, ये तो डॉक्टर कुंवर में चंद की थी। इसमें तो आप बिल्कुल नहीं बजाते, तभी अपने को क्या। लेकिन ये और बात है, ये हमें याद रह गई बात। अब हम अपने घर गए, हमारे घर के बाजू में एक नरगिस होम है। नरगिस मतलब करेक्शन करेंगे, नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में एक डिलीवरी हुई, वहाँ किसी को एक लड़का हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, दर्द में हुआ। अब दर्द उठा तो गीत निकला, वो और बात है, वो हमें याद रही। अब ये मेरी 4 लाइन के साथ एक डॉक्टर को आवाज देता हूँ। ये 4 लाइन डॉक्टरों के सम्मान में है कि डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, वो और बात है हमें याद रही। तो देखो कैसे हमने ये और बात का प्रयोग किया। डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, और जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है। जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है, और अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल नहीं। इसमें अभी कहाँ और बात हो गई, अभी इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। ये तो तीसरी लाइन है, अभी करेक्शन करना पड़ेगा। आखिरी वाली लाइन पे फिर बजाना समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं व्यंग कि डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, और जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है, और अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल, और खुद का ही खुद का ही बच्चा मिले तो और बात है। वही हो जाता है सब काम आजकल, अदला बदली सरकारी में खूब चल रही है। लेकिन ये हमारे पास जो डॉक्टर हैं
ये ऐसे नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, ये तो दिल के डॉक्टर हैं और आ रहे हैं उपचार करने, कलम से भी उपचार करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट से उपचार करते हैं, गोलियों से करते हैं, पर कलम से भी समाज का उपचार करने वाले डॉक्टर को आवाज देता हूं। बस आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर समर्थन दे दो कि डॉक्टर टी.एस. दराल साहब। आइए सर। तो पहली बार पहना है ना। मुझे लगा था शायद डॉक्टर यहाँ पे कई हैं, किसी और को बुला रहे होंगे, पर खैर कोई बात नहीं, तैयार होकर तो बैठे ही थे। सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और मां सरस्वती को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है और मुख्य अतिथि का काम होता है भाषण देना, लेकिन ये हास्य कवि सम्मेलन है। मैं समझता हूं इस बात को, सिर्फ दो बात कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम मैं सांपला सांस्कृतिक मंच को हार्दिक बधाई देता हूं, तीसरी बार हास्य कवि सम्मेलन का जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां मंच के लिए। हास्य का हमारे जीवन में कितना गहरा महत्व है, इस बात को एक डॉक्टर से ज्यादा और कौन समझ सकता है। बेशक अभी किसी ने बताया कि हमारी जिंदगी में कितने तनाव होते हैं, और मेरा ये मानना है कि जब हम हंसते हैं तो अपना तनाव हटाते हैं, और जब हम हंसाते हैं तो दूसरों के तनाव भगाते हैं। तो ये जो कवि हमारे बैठे हैं यहाँ पर, इनको मैं लाफ्टर का डॉक्टर कहता हूँ, क्योंकि ये दूसरों को हंसाते हैं और दूसरों को हंसाना एक उपकार का काम है। तो एक बार जोरदार तालियां इन कवियों के लिए। दोस्तों, थोड़ी देर पहले खिचड़ी साहब ने कहा डॉक्टरों के बारे में बहुत कुछ बोल गए। मैं खुद ही बता देता हूं कि मैं कवि नहीं हूं, लेकिन इन कवियों की संगत में रहने लगा हूं, और इस सुसंगति से एक विसंगति भी उत्पन्न हो गई है कि हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं वो हमें कवि समझने लग गए, लेकिन जो हमारे अस्पताल के मरीज हैं वो ना हमें डॉक्टर समझते हैं ना कवि। अच्छा, वैसे भी मैंने देखा है कि सरकारी डॉक्टर को मरीज डॉक्टर ही नहीं समझते। एक बार मैं ओपीडी में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, एक महिला को देखकर मैंने कहा, बहन जी दवा खरीद लोगी? बोले जी खरीदनी होती तो आपके पास क्यों आते, डॉक्टर के पास ना जाते। अब देखिए गन था, थोड़ी देर में समझ में आया। खैर दोस्तों, मेरे साथ तो इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं बचपन से ही होती रही है। मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली का हरियाणवी हूँ। अब इसका मतलब क्या है ये खुद ही निकाल लेना। तो हुआ क्या कि एक बार मैं अपने गांव चला गया किसी शादी में, हुक्के में ताऊ बैठा हुआ था। मैंने जाके कहा, ताऊ राम राम। बोला, राम राम भाई छोड़े, आजा और सुना कौन सी क्लास में पढ़ते थे। अब देखिए, आज मुझे हरियाणवी बोलने का पूरा मौका मिला है, इसलिए मैं हरियाणवी जरूर बोलूंगा, क्योंकि दिल्ली में अपने डॉक्टरों के बीच में अक्सर प्रोग्राम करता रहता हूं, पर थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैंने सोचा, उन दिनों मैं एमबीबीएस कर रहा था, कि मैं इनको एमबीबीएस का मतलब तो क्या पता चलेगा। तो मैंने कहा, ताऊ डॉक्टरी का कोर्स कर रहा हूं। बोला, भाई कोर्स वोर्स तो ठीक से, पर नहीं होता कितनी जमात पढ़ गया। मैंने कहा, ये समझ लो कि 12वीं पास करके दाखिला लिया था। बोला, भाई 12 पढ़ गया? अरे थोड़ा ही पढ़ गया भाई, कम से कम बीए 14 पढ़ के बीए पास करनी चाहिए थी। बीए पास करता, पटवारी बनता, दरोगा बनता। अरे ये डॉक्टरी का कोर्स करके कि कंपाउंडर बनेगा। तो अंतर सोल जी ने बताया, और भी कई भाइयों ने बताया कि हरियाणा के लोग कैसे होते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ बैठे हैं यहाँ पे। एक आदमी अपने लड़की का रिश्ता ढूंढने के लिए निकला, किसी ने लड़का बताया, लड़के के पिता से जाके बोला, भाई चौधरी साहब
रिश्ता ले लो। लड़के का पिता बोला भाई छोरा इस पर पढ़ने से। लड़की का पिता बोला भाई पढ़ता रहेगा, मेरी छोरी के बांदरी से जो किताबों ने पढ़ देगी। अब कम वो भी नहीं था, बोला भाई तेरी छोरी तो बांदरी को ना, पर वो तो 2 साल में 2 बंदर पैदा हो जाएंगे। वो बिना किताबों ने छोड़ेंगे। तो दोस्तों हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं कि अपने पे मजाक करना, वैसे तो कवियों में भी ये बड़ी खूबी होती है कि खुद पे मजाक करते हैं। किसी ने कहा है कि मजाक दूसरों पर नहीं उड़ाना चाहिए, खुद पे मजाक करना चाहिए। और ये खूबी जो होती है हरियाणा के लोगों में बहुत ज्यादा मैंने देखी है। एक बार आज में एक ताऊ से किसी ने कहा ताऊ तेरा छोरा खो गया। बोला भाई छोरा हो रहा था कि साय खा पर ससुरा कपड़े में पहन था। तो इस तरह की बातें होती रहती है। जो हरियाणा के लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग खासकर जब 70 पार कर जाते हैं ना, कहते हैं भाई 70 दिवाली चाट रहे हैं। तो जब 70 दिवाली चाट लेते हैं ना, उसके बाद ताऊओं को रोजाना हलवा करने का बड़ा शौक डेवलप हो जाता है। पर रोज हलवा चाहिए। तो एक बार एक ताऊ जो था, एक दिन ताऊ ने हलवा ना बनाया, ताऊ आंख बंद करके लेट गया। अब सब लोगों में हंगामा हो गया, भाई ताऊ को क्या हो गया, ताऊ को क्या होगा। तो देखो भाई, किसी ने कहा जूता सुनाओ, किसी ने कहा पानी के छींटे मारो, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक अंदर जैसा समझदार लड़का बोला ताऊ के लिए हलवा बनवा दो। अब ये सुनते ही ताऊ ने एक आंख खोल ली, बोला कोई इसकी भी सुन लो। तो दोस्तों हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आज आके। मैं तो अभी तक दिल्ली नहीं रहा, आज पहली बार ऐसा हुआ। और जब मुझे पता चला, अंतर जी ने बताया कि हम एक इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे जरूर आना चाहिए यहाँ पर। कविता के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं कहूंगा कि कवि हृदय आप सब लोग भी हैं तो यहाँ बैठे कविता सुनने के लिए। और यह कोई मुश्किल नहीं होता है कविता बनाना, और खासकर हास्य कविता बनाना। सिर्फ थोड़ा सा अपना रवैया बदलने की जरूरत होती है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं पर यदि आप ध्यान से थोड़ा सा देखें और उसके बारे में सोचें और थोड़ा सा अपना रवैया हास्य का रखें, तो देखिए कैसे निकल के आती है बातें। कहते हैं कि किसी शहर का आर्थिक विकास देखना है तो वहां की सड़कें देखिए, और वहां का नैतिक विकास देखना है तो वहां के भिखारियों को देखिए। तो इसी पर 2 पंक्तियां, और उस देखिए 2 पंक्तियों में कैसे पूरे देश के हालात आपको नजर आएंगे यदि आपने ठीक से उसको समझा। कि एक बूढ़े भिखारी से मैंने कहा, और फरमाइएगा भिखारी बूढ़ा, एक बूढ़े भिखारी से मैंने कहा बाबा आज दाया कल तो बायां हाथ बढ़ाया था। भिखारी बोला बेटा बूढ़ा हो गया हूँ, अब याद नहीं रहता कल किस हाथ में प्लास्टर चढ़ाया था। अब देखिए भिखारी जब इतने देश के इतने इंटेलिजेंट हो जाए तो उस देश का क्या होगा। अभी जब मैं आ रहा था, मेरा ड्राइवर शीशा खोल के बैठा था, एक भिखारी आके खड़ा हो गया, बोला दे 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 दे, लगे शुरू करने। संजय बोला मेरे पास खुले नहीं है। बोला कितने के चाहिए? 500 के चाहिए। तो क्या दोस्तों हास्य देखिए ऐसे निकल आता है। मैं ऑफिस में बैठा था अपने एक सीनियर ऑफिसर के साथ, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे, हमारे मित्र थे। इतने में उनकी पीए आई, फाइल देख के उन्होंने बड़ी जोर से डांट लगाई। उनके जाने के बाद मैंने साहब से कहा, अपने दोस्त मित्र से कहा कि भाई काहे बेचारी महिला को डांट लगाते हैं। वो बोले ये दफ्तर की बात है, घर में तो डांट हम खुद ही खाते हैं। वैसा इस तरह की सच्चाई अक्सर लोग नहीं बोला करते। महात्मा गांधी के चेले आजकल बहुत कम नजर आते हैं जो सत्य पे विश्वास रखते हो, और बड़ा मुश्किल भी होता है दोस्तों। एक बार घर पे फोन आया, बेटे ने उठाया, मैंने पूछा बेटा कौन था? बोला उसी आंटी का फोन था जो फोन पर भी करती है बोर, और जो फोन पर भी बजाती है शोर और घंटों करती है बोर। मैंने पूछा क्या फरमा रही थी? बोला मम्मी को बुला रही थी। मैंने बोल दिया कि काम से बचने की मारी मम्मी प्यारी सोफे पर बस है और पिछले 2 घंटे से एक के बाद एक सास बहू के सीरियल देखने में व्यस्त है। आवाज बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए। उसके बाद वो बोली अच्छा पापा को ही बुला दो।
वो क्या कहीं कविता सुना रहे हैं? बेटा बोला नहीं, वो भी व्यस्त है, किचन में रोटियां बना रहे हैं। क्या? मैंने कहा बेटा जरा दिमाग से काम लिया होता, अच्छा होता, कोई और बहाना बना दिया होता। बोला पापा बोलने से पहले बात को तोलना चाहिए। अब ये भी तो आपने कहा हमेशा सच बोलना चाहिए। वाह वाह वाह। तो दोस्तों हास्य तो इसी तरह निकल आता है। बात कविता की है, ये तो छोटी छोटी क्षणिकाएं थी। एक कविता जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, करीब 5 साल पहले, और जिससे मेरे साथ साथ दूसरे लोगों को भी मेरा कवि होने का भ्रम हुआ था, वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी 15 अगस्त में पहली बार मैंने अपने हॉस्पिटल से बाहर वो कविता सुनाई अपनी सोसाइटी में। कविता सुनने के बाद कई लोग मेरे फैन बन गए, दीवाने हो गए। एक महिला तो जब भी मेरे से मिलती कहती है डॉक्टर साहब कमाल है। एक दिन तो खुद उसी ने कमाल कर दिया, बोली डॉक्टर साहब कमाल है, आप कभी निकले, आप तो बड़े शरीफ दिखते थे। वाह 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 वाह। कवि का शरीफ होने से क्या संबंध है? दोस्तों कविता का शीर्षक है 6 पैक एब्स। अब आज से 5 से 7 पहले जब ये बात आई सामने तो मैं बड़ा चकराया कि ये 6 पैक एब्स का मतलब क्या होता है। मैंने अपनी सारी किताबें छान मारी, कहीं इसका अर्थ नहीं लिखा मिला, कहीं मुझे समझ में नहीं आया। बहुत खोजबीन करने के बाद बस इतना पता चला कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डाइटिंग और एक्सरसाइज से शरीर की सारी चर्बी उतार दी जाती है और शरीर में सिर्फ रह जाती है हड्डियां और उसके ऊपर मसल्स। तो ये शाहरुख खान में आपने जानते ही होंगे, शाहरुख खान ने सबसे पहले 6 पैक एब्स की बात की थी। इसी पर देखिए मैंने एक कविता लिखी है, हास्य मिश्रित है, खत्म होते होते आपको रुला भी सकती है। कि जब शाहरुख खान ने 6 पैक एब्स दुनिया को दिखलाया तो अपना फलता फूलता पेट देखकर हमें भी ये ख्याल आया, अपना फलता फूलता पेट देखकर हमें भी ये ख्याल आया कि जब 42 के होकर किंग खान तन से चर्बी उतार सकते हैं तो भाई अपने घर में तो हम भी राजा हैं, फिर 2-4 एब्स तो हम भी उतार सकते हैं। देखिए अपने घर में तो सब राजा होते ही हैं। एक सेठ के घर में चोर घुस गया था, सेठानी की नींद खुल गई, बोली लाला जी जल्दी उठो उठो, घर में चोर घुसे हुए हैं। सेठ जी बोले भगवान चुपचाप सो जाए, सुबह देखेंगे। बोले जी कैसे मर्द हो जी, घर में चोर घुसे में आप कह रहे सो जाओ सो जाओ। लाला जी बोले भगवान मर्द में तेरा सुना के चोरों का। कहने वाले ये कि अपने घर में तो भाई हम भी राजा है, फिर 2-4 एब्स तो हम भी उभार सकते हैं। आखिर वो भी तो ढलती उम्र से लड़े हैं, फिर हम कहां उनसे 30 साल बड़े हैं। और जब ये नेक विचार हमने अपने एक मित्र को बताया तो हमारी सोच को उनको बड़ा गुस्सा आया। क्रोधित होकर बोले हम किस मुसीबत में पैर डालोगे, शर्म नहीं आती, इस उम्र में ऐब पालोगे। मैंने कहा यार ये ऐब नहीं एब्स कहलाता है। बोला जब ऐब हो अनेक तो एब्स बन जाता है। अब उनकी भाषा का सामान्य ज्ञान देखकर हम तो सकते में आ गए और हमें अपने कॉलेज के वो पहले दिन याद आ गए जब 11वीं पास कर हमने स्कूल छोड़ा था और नया कॉलेज से नाता जोड़ा था, और जब पहले ही दिन सीनियर्स ने धर दबोचा और ये कमांड दी, ए फ्रेशर विश योर सीनियर, अंग्रेजी बोल दी, ए फ्रेशर विश योर सीनियर। अब भले ही हम गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से निकल कर आए थे, पर इंग्लिश में तो हमने भी टॉप मार्क्स पाए थे। इसलिए जब वो बोला विश यू सीनियर तो हमने भी बड़े आत्मविश्वास से मुंह खोला और कहा आई विश यू सर। ये बात समझ में आनी थोड़ी मुश्किल होगी। बड़े आत्मविश्वास से मुंह खोला और कहा आई विश यू सर। इस पर उसने जमकर ठाका लगाया, फिर जमाकर एक तमाचा हमें लगाया और मेरी इंग्लिश में क्या कमी थी ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाया। अब आधा समय तो मैं ओपीडी में बेड पेशेंट्स की देखभाल में निकालता हूँ और बाकी के समय अपनी बार की सकती पैंट संभालता हूँ। क्या बात है। वैसे मैं भी अब लिफ्ट
को छोड़ सीढ़ियां चढ़ने लगा हूँ और पत्नी को भी शाहरुख खान सा लगने लगा हूँ। एक बात शाहरुख खान के लिए भी समझ में आई है, और बढ़ाइएगा कि एक बात शाहरुख खान के लिए भी समझ में आई है कि भैया ये एब्स तो ठीक है, पर सिगरेट का ऐप छोड़ दो, इसी में भलाई है। अरे सिगरेट छोड़ना है कितना आसान, जरा मुझे ही देखो, मैं जाने कितनी बार कर चुका हूँ ये काम। क्या बात है भाई, बात किसी ने इंग्लिश में कहा है कि इट्स वेरी इजी टू स्टॉप स्मोकिंग एंड आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। और अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि ये एब्स, डाइटिंग, जिम, ट्रेडमिल, ये सब अमीरों के चोचले हैं। एब्स, डाइटिंग, जिम, ट्रेडमिल, ये सब अमीरों के चोचले हैं जो वैभव संपन्नता से परिपूर्ण ऐशो आराम की दुनिया में पले हैं। वरना सच तो यही है कि जहां कुपोषण के शिकार हो करोड़ों बच्चे नर नारी, जहां कुपोषण के शिकार हो करोड़ों बच्चे और नर नारी, वहां एब्स तो क्या, हड्डी पसली भी खुद ही उभर आती है। वहां एब्स तो क्या, हड्डी पसली भी खुद ही उभर आती है सारी। और देखिए ये लोग कैसे हैं जो रात भर ट्रेडमिल पर पसीना बहाते हैं, फिर खाने से कतराते हैं ताकि पेट बाहर ना आए। और ये लोग कैसे हैं जो दिन भर पसीना बहाते हैं ताकि जब शाम ढले तो पेट में कुछ हो जाए। क्या बात, ताकि जब शाम ढले तो पेट में कुछ तो जाए। और अंतिम पंक्तियां देखिए दोस्तों, इस पर आपकी मैं तालियां के साथ साथ मैं आपका विचार भी चाहूंगा कि अगली बार जब आप किसी दावत में जाएं, अगली बार जब आप किसी दावत में जाएं और प्लेट भरकर नाना प्रकार के व्यंजन खाएं, तो छोड़ने से पहले एक बार अवश्य सोच लें कि अभी अभी जो आपने आधा प्लेट खाना छोड़ा है, अभी अभी जो आपने आधा प्लेट खाना छोड़ा है, शायद उसी समय देश के किसी कोने में कर्ज में डूबे किसान ने भूख से दम तोड़ा है। किसान क्या बात है।